अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष। आगे बढ़े। ये जो स्कीम है ये एक योजना था। अब योजना क्या है हमको उस पर काम नहीं करना है, क्योंकि वो 2014 में ये योजना लाया गया था, तो अभी कितना लगभग 10 साल हो गए हुए हैं। तो आपसे योजना नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछेगा अभी प्रगति या फिर उपलब्धि इसका क्या क्या रहा है ना। लेकिन फिर भी हम लोग इस परिचय में इस योजना को लेकर के आगे बढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें यही को पढ़ना है, ठीक। देखिए ध्यान से, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हुए हैं। परिचय में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस पार्ट को हम लाते हैं। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सबसे पहले टारगेट करते हैं उन गरीब लोगों को, उन वंचित समुदायों को या वंचित वर्गों को जिनके पास बैंकिंग व्यवस्थाएं नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी जिनके पास में नहीं है। क्योंकि बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपए का एक इनिशियल अमाउंट चाहिए होता है। प्रधानमंत्री मोदी के पास जब ये बात पहुंचा कि भाई खाता खुलवाने के लिए इतना पैसा की आवश्यकता होती है, और प्लस कि भारत में तो गरीबी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं कि बैंक में खाता खुलवाए, और जब तक बैंक में खाता नहीं खुलेगा तब तक हमारे भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो सकता, यानी वित्तीय समावेशन नहीं हो सकता है। तो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जानते हैं, इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य था कि वित्तीय समावेशन को प्राप्त करना तथा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को निर्धारित करना। यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना से हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है, वित्त का मतलब होता है पैसा, सम का मतलब होता है बराबर, आवेशन का मतलब होता है एक व्यवस्था। यानी वित्तीय समावेशन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि पैसा का एक रास्ता के माध्यम से व्यवस्था बनता है आन जान लेन देन सब करने का, ठीक। और यदि आपका बैंक में खाता नहीं है तो आप अभी के समय में सरवाइव नहीं कर पाइएगा। क्योंकि होता है क्या है, गोलगप्पा खाते तो स्कैन को करते हैं, रास्ता देते हैं। वो क्यों करते हैं, कब कर पाते हैं, जब आपके पास बैंक में खाता होता तभी नहीं कर पाते हैं। तो भारत सरकार ने भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जन जन तक पैसा पहुंचाने का, जन जन तक वित्तीय सेवा पहुंचाने का जो काम किया था या जो लक्ष्य देखा था, उसी योजना का नाम है हमारा क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 अगस्त 2024 को इस योजना के 10 साल हो चुके हैं। 14 में शुरू हुआ तो 24 में 10 साल हो गया। 2024 में क्या हो गया, 10 साल इसके हो गए हैं। तो अब भारत की सरकार की जो एजेंसियां हैं या जो एनजीओ हैं, वो एनजीओ इन योजना का निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया है कि इस योजना के 10 साल पूरे होने के बाद हमारे भारतीय इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव पर इसका प्रभाव क्या पड़ा है। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में जो भी यूपी का मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। परिचय में समझ गए क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक। चलिए आप ये समझ लीजिए कि परिचय में क्या होता है इसका, कि 28 अगस्त 2014 को क्या किया गया, शुरू किया गया। स्थापना नहीं किया गया, शुरू किया, योजना है ना, शुरू किया गया। इसका जो लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था रुपेश बाबू, इसका लक्ष्य था वित्तीय समावेशन, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एल है ये, इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या, बढ़ावा देना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंक के सक्रिय खाते से जोड़ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम इसको आगे और बढ़ने का देखते हैं कि आगे इसको और क्या कर सकते हैं। अब हम प्रगति को देखते हैं। देखो, प्रगति का मतलब ये हुआ कि मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है। क्या है नंदनी, ये हमारा इंडिया है। और इंडिया में पॉपुलेशन रहता है, इस पॉपुलेशन को हम मान लेते हैं क्या, इस पॉपुलेशन को हम मान लेते हैं 100%, ठीक। इसे प्रगति को आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इसमें मिटाएं, इसको ये मिटा दें। ये लिखे हैं विकास, टू इंटरलिंक एवरी पर्सन विथ एन एक्टिव बैंक अकाउंट। लिख लिया सर, ठीक। देखो, अब देखो कि ये खाता खुला,
देखिएगा कि इसकी सबसे बड़ी विशेष मतलब ये परिचय में भी लिखेंगे कि इसका सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट ये था कि मोदी साहब ने बोला क्या कि भाई आप अपना केवल आधार कार्ड लेकर के आइए, हम आपका खाता क्या करेंगे, जीरो अकाउंट पर खोल देंगे। और न केवल हम आपका खाता खोलेंगे बल्कि हम आपको इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। देखो क्या है, परिचय में ही हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है कि आधार कार्ड पर क्या खुलेगा, आपका खाता खुल जाएगा और जीरो बैलेंस पर खाता खुलेगा। जरा बताओ कि जीरो बैलेंस पर खुलता तो सब लोग खाता खुलवाया, वो लोग खुलवाया होगा। और साथ साथ में ये भी बताया कि यदि आप जनधन का खाता खुलवाते हैं, पैसा तो आपको नहीं लग रहा है, तो खाता खुलवाने के बाद में आपको 2 लाख रुपया का क्या किया जाएगा, 2 लाख रुपया का आपको दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको आत्महत्या करना है ना, मरना है अपने तो परिवार को पैसे मत छोड़िए, पहले हमारे यहाँ जीरो अकाउंट का खाता खुलवाइए और तब जाकर के आप मर जाइए एक्सीडेंट में, तब हम आपके परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। खुलवाइए, ठीक, हाँ ठीक है क्या, समझो ध्यान से। अब जरा बताइए तो नैना, अगर किसी गरीब परिवार को रवीना जीरो पैसा से खाता खुल रहा है, अब प्लस मरने पर 2 लाख रुपया मिल रहा है बीमा, खुलवाएगा ना खाता। तो आदमी जो था, जैसे मान लो हमारे पास परिवार है, पत्नी है, बाल बच्चा है नहीं, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, पत्नी है, बाल बच्चा है, हम बहुत परेशान हैं, कर्ज मेरे पास बहुत ज़्यादा, हम सधा नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को अच्छा लाइफ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम कमा नहीं रहे, अकील नहीं है। मेरे पास कोई बुद्धि आया, कोई बताया हमको खाता खोल लीजिए और मर जाओ, दुर्घटना में आत्महत्या में नहीं मिलेगा, मर जाओ, कम से कम तुम्हारे पत्नी को पैसा तो मिलेगा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया वो दुकान कर लेगी, चाय वाय का या किसी चीज़ का, परिवार तो पाल पोस लेगी ना। तो हमने खाता खुलवाया और हम चले गए कहाँ, हम ऐसे अपने आप को आत्महत्या कर लिए कि लगे हमारा क्या है, लगा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, पैसा तो पत्नी को मिलेगा, या कहीं मेरा दिमाग घूम गया कि पत्नी के कुछ हो सकता है, तो इसका दुरुपयोग हुआ है, सब हम पढ़ेंगे इसमें आगे, और बिहारिया सब आगे निकला है इसमें, सब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हर चीज़ों का है। हाँ देखो, ये 2 लाख का बीमा मिलेगा। अब देखो तो रवीना कि जब आदमी को पता चला कि गरीब व्यक्ति जीरो अकाउंट में पैसा खाता खुलवा सकता है, और खाता खुलवाने मतलब कि आपका एक पहचान तो हो गया ना कि आप इस देश के हैं, और आपको 2 लाख रुपया का बीमा भी मिल रहा है, तो घर घर में जनधन खाता खुल गया है। तो पता चला तो गांव की महिलाएं ट्रैक्टर पर पीछे बैठ के कूद रही है, बैठे बैठे जा रही है बैंक में खाता खुलवाने के लिए, गांव गांव में खाता खुला है महिलाओं का। तो जब महिलाएं या हमारे गांव समाज का पुरुष बैंक के खाते से सीधा जुड़ता है राजा, इसका मतलब हुआ कि सरकार का सारा योजना का लाभ उसको कैसे मिलेगा, बैंक के माध्यम से मिलेगा, है ना। बहुत चीजों का बेनिफिट मिला है, क्या क्या मिला सब हम अभी डिस्कस करेंगे, उन सब चीजों का आई बात समझ में। उसमें यह भी कहा गया है, जनधन खाते बीमा तो मिलेगा ही, एक बात उसमें और कहा गया था सरकार के द्वारा कि अगर आप 6 महीने तक खाता में कुछ लेन देन करते हैं, चाहे 500 रुपया ही क्यों न रखिए, आप अगर लेन देन करते हैं ना, तो आपको 10,000 रुपया तक ओवरड्राफ्ट का सुविधा क्या होगा, मिलेगा। पहले किया 2,000, फिर किया 5,000, फिर लास्ट में किया है 10,000, तो अभी 10,000 रुपया ही है ना, 10,000। हाँ, ओवरड्राफ्ट की क्या मिलता है, हैं? ओवरड्राफ्ट का मतलब लिखिए ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब हुआ कि हमारे खाता में पैसा है मात्र 500 रुपया नहीं खाता है मेरे पास में, हमको इमरजेंसी पड़ गया तो हम एटीएम से 10,000 रुपया निकाल सकते हैं, फिर बाद में हम उसको जमा कर देंगे, और नहीं जमा करेंगे तो बैंक वाला तसीलेगा पैसा को जाकर। लेकिन हाँ 6 मंथ आपको देखेगा, ट्रांजेक्शन होगा तभी ना देगा। मान लो तुम बैंक में खाता खुलवा ली और 2 साल तक पैसा तुमने जमा की ना निकाली, और तुम सीधे जगह 2 साल बाद बैंक में लोन दी तो लोन देगा तुमको, नहीं देगा ना। यही छोड़ देखता है कि आपका ट्रांजेक्शन कैसा है। मतलब सर 10,000 का ओवरड्राफ्ट देगा फैसिलिटी, हाँ, और 6 महीने बाद देगा, 6 महीने तक आपको देखेगा, लगेगा बैंक वाले को कि हाँ आपका ट्रांजेक्शन ठीक ठाक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी फैसिलिटी। लेकिन वो 6 महीने बाद ही मिलेगा ना सर? हाँ 6 महीने के बाद ही मिलेगा। आगे बढ़े, पूछा यार, तुम नहीं खुलवाई जनधन खाता, खुलवाई हो, पैसा जमा करती हो इसमें,
आता कहाँ से पैसा उसमें? अच्छा आता है ना, हाँ तो हो ना एक तो चीज हो, कम से कम कितना बढ़िया चीज हो गया है वो। बेटा इसको अच्छा तुम लोग को स्कॉलरशिप मिलता है स्कूल में? हर बच्चे को मिलता है हर महीने? 5,000 रुपया वो किस लिए देता है पैसा? हम लोग को कहाँ दिया था पैसा भाई तुम लोग? तब अच्छा गर्ल्स को देता है तो अच्छी बात है, तो पैसा तो निकल गया पहल का, बहुत अच्छा बढ़िया चीज है। ठीक है चलो अब हम देखते हैं क्या प्रोग्रेस का देखते हैं। प्रगति का मतलब ये होता है कि ये जो जनधन खाता खुला हमारा, उसका हमारे यहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसी को हम लोग देखने का, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है देखो सबसे बड़ा प्रगति ये होता है, देखा गया है इसमें कि प्रधानमंत्री जब जनधन खाता लॉन्च किया गया तो सर्वाधिक खाता जो खुला है वो खुला है वो महिला ज्यादा खुल करके आई। तो प्रगति में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जनधन खाता स्कीम आने से पहले कि अधिक खाता खोला गया। अधिक खाता क्या हो गया? खोला गया। यानी सरकार के पास में एक डाटा आ गया कि हमारे भारत में कितने कितने लोग हैं और किस किस कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि जनधन खाता वही खोल सकता था, एक लिमिट था कि जिसका आय इतना से कम है ना। तो जनधन खाते से यह भी पता चला कि अधिक खाता तो खोला गया लेकिन अधिकांश खाता किसका है? महिला का है। यानी अगर 100% हम खाता का मान लेते हैं तो 100% में 58.6% जो खाता था ये खाता किसका था? खाली महिला का था। इसका मतलब हुआ कि जनधन खाते ने यह बात तो साबित कर दिया कि हमारी महिलाएं जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सबसे आगे तत्पर है और वो महिलाएं अपना वित्तीय समावेशन के कॉन्सेप्ट में भी क्या है? जुड़ रही है। ये इसका प्रगति का क्या है? बहुत बढ़िया बात है। ठीक है अगला प्रगति क्या है कि आपके पास में ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप कॉमर्शियल बैंक में जाकर के खुलवाइए या अपना प्राइवेट बैंक में जाकर के खुलवाइए जो पीपीपी पे चलता है, या आप ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में जाकर के खुलवाइए। तो सर्वाधिक खाता जो खुला है इसमें वो खुला है सार्वजनिक बैंक में। मतलब जैसे स्टेट बैंक पीएनबी हुआ ना, उसमें सर्वाधिक पैसा मतलब खाता खुला है। और सर्वाधिक जनधन खाता जो खोलने वाला बैंक उस बैंक का नाम है पीएनबी। हाँ पंजाब नेशनल बैंक सबसे ज्यादा खाता इसी में खुला है पीएनबी का। ग्रामीण में 1.09% ही खुला है। दो बैंक है ना, देखो सरकारी बैंक हो गया, प्राइवेट हो गया और ये हो गया क्या? ग्रामीण बैंक हो गया। सरकारी में खुला है 48.9%, प्राइवेट में खुला हुआ है 22.6%, ग्रामीण में 1.9। बाकी जो खाता है ना, बाकी खाता जो होता है वो खाता मर्ज कर दिया गया था आपके करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से, जो दूसरा अकाउंट था वहाँ पर, है ना। ठीक अब सार्वजनिक बैंक में अधिकांश खाता खुला है और ये सार्वजनिक बैंक जो था ना ये अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र में। और इतना ज़्यादा इस स्कीम का लोग लाभ लेने लगे, इतना ज़्यादा लोग दौड़ने गया खाता खुलवाने के लिए कि सरकार को लगा कि भाई अब गांव की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं शहर में कैसे आएंगी? नहीं ना आएंगी। तो भारत सरकार ने आरबीआई का मीटिंग बुलाया, बोला कि भाई गांव की महिला का हम कैसे खोलेंगे खाता। तो भारत की आरबीआई ने बताया कि सर गांव में हम ब्रांचें खोल देते हैं। तो देखो कि 2014 के समय में ना गांव गांव में बैंक में ब्रांच खुला था, यूको बैंक का, पीएनबी का, स्टेट बैंक का, यूनियन बैंक का, बड़ौदा का, हर बैंक का वहाँ ब्रांच खुला हुआ है। तो अब जब ब्रांच नया खुला, लोगों को जब पता चला तो वहाँ की महिलाएं अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही क्या करना शुरू कर दी? अपना बैंक में खाता खुलवाना शुरू कर दी। ठीक है तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुआ कि जो विलेज रीजन था हमारा वो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो गया? ग्रामीण क्षेत्र वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सबसे आगे निकल करके बढ़ा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाता खुला अधिक, तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो गया? ग्रामीण क्षेत्रों का वित्तीय सुदृढ़ीकरण हो गया। यानी फाइनेंशियली क्या हो गया? फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा गांव। और आज देखिएगा कितना ज्यादा गांव में हर जगह तुम एक तो कौन सा नहीं मिलता है जी, दुकान खोल के बैठे पैसा निकाल देता, क्या उसको बोलते हैं? वसुधा की सुविधा केंद्र बोलते हैं ऐसे ही आजकल, सेवा केंद्र कुछ कहते हैं। हाँ वो हर जगह खुला हुआ है।
है ना। TSP का। हाँ TSP, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें अगला जो प्रगति हुआ है, अगला प्रगति ये है कि इस जनधन खाते में 67% खाता जो है वो खाता बचत खाता है, और बचत खाते में भी ये क्या है, एक्टिव खाता है, अभी भी एक्टिव खाता है। यानी देखो नंदनी, अगर मान लो कि ये 100 गो खाता है ना, तो 100 गो खाता में तुम ये समझ लो कि मात्र 30% लगभग मोटा मोटी है ना, 30% खाता ही क्या है, बंद है, बाकी खाता क्या है, चालू है। और ये जो 30% खाता बंद है ना, यही इसका चुनौती में हम पढ़ेंगे। पूरा ब्लैक मनी इसी से पास होता है ना। अरे जनधन खाता जब खुला था ना, इतना ज्यादा खुल गया कि बिना आधार कार्ड किसी और का नाम किसी और का हड़बड़ी में, और शुरुआत में जितना ब्लैक मनी सब था ना नेता सबके पास में, सब इसी में क्या किया, जमा करके उजला करना शुरू कर दिया। बड़ा गड़बड़ सिस्टम है। तो मोदी को अच्छा नहीं समझो, मोदी जी बहुत प्लान से योजना को लाया था। बीजेपी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, पैसा के मामले बहुत मजबूत है उसके पास में, उतना पैसा आया कहाँ से। ये नहीं बोलना, पकड़ के मारेगा परिवार बीजेपी वाला। था क्लासे में बोलिएगा इसे बात। आगे बढ़े हम लोग। हाँ हाँ है, ये हो गया। तो बस प्रगति में बस 3 ही पॉइंट इनको भारत सरकार ने बताया है। अब हम देखते हैं इसकी उपलब्धि। यानी अब आपको महत्वपूर्ण यही चीज है कि हमारे 10 साल जो हो गए हैं, तो 10 साल में हम लोग इनको क्या क्या हमको उपलब्धियां हुआ है। ठीक है बाबू, चलो देखो, इसके उपलब्धि में देखेंगे तो सोच के बताओ तो नंदनी, दिमाग लगाओ बाबू, कि अगर हमारा जनधन योजना आया था तो सबसे ज्यादा खाता किसका खुला है, सवर्ण का कि ओबीसी का कि एससी एसटी का कि आदिवासी का खुला, सोच के बताओ। खुला तो सब निम्न वर्गों का खाता खुला है, पिछड़े अति पिछड़े एससी एसटी का बहुत खाता खुला है। यानी इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अब तक जो वंचित वर्ग हुआ करता था उनका खाता आज बैंक में है, यानी उनका एक पहचान है ना। इसकी उपलब्धि क्या है कि वंचित वर्ग क्या हो गए हैं, वंचित वर्ग जो है वो वंचित वर्ग बैंकिंग सुविधा से क्या है, जुड़ गए हैं, इसलिए लिखेंगे जुड़ गए हैं, बैंकिंग वंचित वर्ग। अब इस वंचित वर्ग में अधिकांश क्या है, अधिकांश कौन है, ओबीसी है, एसटी है, एसटी है, एससी एसटी हो गया, और माइनॉरिटीज के लोग हैं। अब बताओ तो नंदनी, अगर हमारे समाज में कोई वंचित वर्ग की महिलाएं मतलब लोग हैं और उनका बैंक में खाता खुलता है तो सम्मान की भावना फील होगा कि अपमान का भावना फील होगा, सम्मान का भावना फील होगा। यानी उनके अंदर एक देश के प्रति, सरकार के प्रति क्या आएगा, आदर भाव सब आएगा। ठीक है, पहला समझ में आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो गया, दूसरा उपलब्धि ये है कि ग्रामीण शहर में वित्तीय अंतर कम हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ विकास, देखिए, यानी फाइनेंशियल डिफरेंसेस लो बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब क्यों हुआ देखिएगा ध्यान से, इसमें समझो नैना, कि पहले क्या था कि पहले के समय में बैंक अधिकांशतः कहाँ काम करता था, शहर में, गांव में कभी होता था। गांव के लोग कहाँ जाते थे पैसा जमा करने के लिए, बैंक में, बस पकड़ता था, जाता था बैंक में जमा करने के लिए। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे जाएगा वहां खाता खुलवाने के लिए, यही कारण है कि गांव के लोग ना कमेटी में पैसा जमा करता था, पहले बैंक नहीं होता था, अभी भी कमेटी चल ही रहा है हमारे बिहार में। तो अगर किसी महिला को और पुरुष को यदि शहर में बैंक में खाता जमा करना है, पैसा निकालना है, पहले घर से तैयार होता, बस पर चढ़ता, जाता, पैसा समय दोनों की बर्बादी होती ना। तो अब सरकार ने क्या किया है, शहरों को मतलब ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या किया है, बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवा दिया है। पिछले 10 सालों में यानी 2014 से लेकर के 2024 तक तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ना। गांव-गांव में नए बैंक स्थापित किए गए हैं, कॉमर्शियल बैंक स्थापित हुआ है, ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ है, क्षेत्रीय बैंक स्थापित हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे ग्रामीण और शहर में जो वित्तीय अंतर हुआ है वो कम हो गया है। अब जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनका सारा का अधिकांश पैसा कहाँ जमा हो रहा है, गाँव के बैंक में जमा हो रहा है।
शहर वो आना ही नहीं पड़ता है उसमें। और ये जो ग्रामीण शहर में है, ये अधिकांश जो खुला है वो खुला है बचत खाता। क्या खुला है? सेविंग अकाउंट खुला है। समझ में आ गया? तीसरा में उपलब्धि क्या है? लैंगिक समता में वृद्धि, यानी ग्रोथ इन जेंडर इक्वालिटी। देखो, लैंगिक समता में वृद्धि क्या होता है? पहले महिलाएं बैंक में खाता खुलवाने नहीं जाती थी। महिला बोलती थी पति को कि आप ही के पास में उससे काम हम कर लेंगे। लेकिन 2014 के बाद से भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई हैं, जिसके माध्यम से सरकार सब्सिडी देता है। और सरकार ये भी कहा है कि मान लो कि हम फीमेल है और हमको काम करना है कहाँ? मनरेगा में, ठीक है। तो अभी क्या है कि पहले पैसा किससे बटाता था? मुखिया कैश देता था लोगों को। अब मनरेगा के तहत क्या किया? रबीना खाता में आता है। पहले मुखिया क्या करता था? बड़ा चोर का काम करता था, पैसा कम देता था, बोलता था क्या ग्रामीण लोग ऊपर से पैसा कम आया है। ग्रामीण कुछ नहीं बोल पाता था। मुखिया सबको, जिला पार्षद सबको कमा करके राजा बन गया हुआ है। और अब क्या बचा है? हाँ, अब खाता में जोड़ दिया है। अब 1 रुपया का कहीं लीकेज नहीं होता है, सीधा सरकार पैसा कहाँ भेजती है? खाता में। तो अगर हमको काम करना है तो पहले मुखिया हमसे क्या मांगता है? खाता नंबर मांगता है ना। वो जमा करे तो सारा पैसा उसी में मुखिया का कमाई होता है। देता तो गलत है, उसको बोल मना करो। ले लेता है, काहे ले लेता? बोलती नहीं कोई ना। तो आधा पैसा नहीं देता है, वो पूरा रख लेता है। बनने तो किसी क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक है। तो अब क्या है कि इस योजना के आने के बाद से बैंकों में महिला का खाता अधिक खुला है। मतलब कि अगर मान लो कि 100 गो खाता है ना बैंक में, तो 100 गो खाता में से 63 गो खाता जो है वो किसका है? फीमेल का। और मात्र 37 गो खाता किसका है? मेल का। बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब लगभग दुगुना आंकड़ा हो जाता है इसका। समझ रही हो? तो यही होता है लैंगिक समता। अब जब महिला का अपना खाता होगा तो महिला क्या हो जाएगा? महिला अपना मजबूत हो गई। जैसे नंदनी अंजलि को पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, इसका अपने खाता में आता है, तो पापा इससे पैसा नहीं मांगते होंगे, अपना जो मन होगा अपना करती होगी। और कहीं इसका पैसा इसके पापा के खाता में आता तब पापा क्या करते? कम पैसा देते, बोलते कि खर्चा हो गई, राशन ले ली, पानी ले ली, है ना। कम से कम, अच्छा देवे नहीं करते, है ना। तो कम से कम अगर आपका खाते में पैसा आता है तो आप कम से कम 5000 रुपीज़ के मालिकिन तो है ना। खाना आपको पापा दे ही रहे हैं, वस्त्र आपको पापा दे ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। साल में 5 रुपया कम थोड़े हुआ, ठीक ठाक पैसा हो गया आपको भाई। 500 रुपये का महीना आपको होगा तो वो अलग बात है। तो लैंगिक समता में क्या हुआ हमारे यहाँ? वृद्धि हुआ है, ठीक है। अगला है क्या है? अगला उपलब्धि है कि वाणिज्यिक बैंकों की संरचना में वृद्धि हुआ है। वाणिज्यिक बैंकों की संरचना में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। अब यहां समझिए ध्यान से कि यह जो वाणिज्यिक बैंक की संरचना का मतलब क्या है कि जो बैंक पहले शहर में काम करता था, अब वो बैंक कहाँ काम करता है? गांव में काम करता है। आप कभी गांव को देखिएगा, मतलब बिहार के कुछ गांव को छोड़ करके, मतलब बिहार के मैक्सिमम जिलों के गांव में आपको अच्छा तुमको रेस्टोरेंट आज मिल रहा है, अच्छा तुमको कपड़ा का दुकान मिल रहा है, अच्छा तुमको खाने का मतलब रहने का होटल सब मिल रहा है, अच्छा तुमको एजेंसी मिल रहा है, जो शादी ब्याह का मार्केटिंग होता है या बर्थडे का मार्केटिंग तुमको वहाँ पर मिल रहा है। एक कंपनी है मोगनीस, क्या मुनगूस बोलते हैं, जो केक बना के बेचता है। मोगनीस क्या नाम है? मोगनीस सर, मोगनीस। हाँ, मोगनीस कोई केक वाला कंपनी है। तो देखिए कि बिहार के गांव गांव में मोगनीस का ब्रांच खुला हुआ है केक का। क्या है कि आज के बच्चा सब बहुत एडवांस हो गया, ससुराल सब 1 साल होता है, अब बोलता है 1 साल में सपना में कि पापा मेरा बर्थडे मनाना चाहिए, तो समझ लीजिएगा। और जो पहला बच्चा होता है किसी का, महिला या पुरुष का, बड़ा आनंदित होता है कि बर्थडे हम मनाएंगे। केक कहाँ से आएगा? केक के लिए मोगनी से आएगा। तो मोगनी से आएगा तो मोगनी से अधिकांश आजकल बोलता है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, चूँकि स्टाफ से बेईमानी कर लेता है। और हम लोग भी क्या करते हैं, निकाला जेब से मोबाइल, स्कैन किया, पैसा भेज दिया। आजकल लोग पुरिया भी खाता है ना, फाड़ करके, वो भी स्कैन करके देता है भाई।
ये क्या है, ये हमारे यहाँ वित्तीय समावेशन का ही है ना, सारा काम हम आजकल डिजिटली कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला उपलब्धि क्या है कि डीबीटी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नगद हो गया। अब देखो बाबू, हमने अगला उपलब्धि क्या बताया है राजा कि नगद लाभ हस्तांतरण होता है। देखिएगा कि भारत सरकार की कुछ ऐसी योजना हैं कि जिस योजना के माध्यम से पहले लोगों को नगद पैसा मुखिया के माध्यम से, वार्ड के माध्यम से या जिला परिषद के माध्यम से दिया जाता था, परंतु जब से लोगों के बैंक में खाता खुलना शुरू हो गया है, अब सारे लोगों का पैसा किस में आता है, उसके खाते में आता है। उसको बोला जाता है कि डायरेक्ट मतलब सीधे, बेनिफिट मतलब लाभ, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर कर देना। यानी अगर किसी को मनरेगा का अभी पीएम किसान योजना 19वीं किस्त अभी हाल ही में देखा गया है इसको सर, जो डायरेक्ट लोगों को मिला इसके माध्यम से। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि मनरेगा में हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, या प्रधानमंत्री सम्मान निधि सम्मान योजना है, अटल पेंशन योजना जो बुढ़वा लोग को मिलता है 400 या 500 रुपये मिलता है ना, तो उन सारे पैसा को अब कहाँ दिया जा रहा है, उस व्यक्ति के खाते में। मान लो पहले क्या होता था कि पहले के समय में यहाँ पर सरकार हुआ करता था, क्या होता था, सरकार हुआ करता था, और यहाँ पर होता था मुखिया, और यहाँ पर होता था लाभुक, मतलब जिसको लाभ मिलना है वो, है ना। मान लो कि लाभुक का नाम है राम जी नाम है इसका, और इसको वृद्ध है तो इसको 400 रुपये क्या मिलना था, पेंशन मिलना था। तो सरकार पहले पैसा किसको देती, मुखिया को, कि तुम 400 रुपये किसको दे दो, लाभुक को। अब सरकार दिया मुखिया को, तो मुखिया इसको बुलाया राम जी को, या राम जी के पास जाता है मांगने के लिए, आया पैसा कितना 400, और मुखिया जो है दिया इसको कितना 200 रुपये। 200 क्या किया, अपने पास में रख लिया। जब राम जी बोला मुखिया को कि सर आप पैसा कहाँ रख लिए हैं, तो बोलता है कि सरकार को बजट में घाटा लग गया है कि सर पैसा आपको कम में आया हुआ है, इसलिए हम कम दिए हैं। कोई अगर जागरूक व्यक्ति होता है, बोलता नहीं कि आप मुखिया जी पैसा खा रहे हैं, तो ये बोलता है मुखिया कि जाके सरकार के कंप्लेन कर दीजिए जाकर। तो कौन सरकार को करने के लिए जाएगा, जो पैसा 200 रुपये खाया है ये अकेले थोड़े खाएगा, ऊपर भी देगा, डीएम तक पहुंचता होगा पैसा थोड़ा बहुत, है ना, एसडीओ फेसडीओ सबको पहुंचता होगा। और ज़्यादा टेटा करेगा ना राम जी, तो मुखिया क्या बोलेगा, ए बुढ़वा नामे काट देंगे तुम्हारा, है वो भी नहीं मिलेगा। बोलता है कि देखो बुढ़वा तुमको जो चाय पीने का पैसा मिल रहा है ना 200 रुपया, वो भी नाम काटेगा तो खत्म हो जाएगा, सरकार का तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। डरा दिया इसको आदमी को। अब क्या किया कि ये जो डीबीटी है, डीबीटी समझा इस चीज को कि ना ये मुखिया सारा सब चोर होता है, इसको हटाओ। सरकार सीधे भेज दिया किसके, राम जी के अकाउंट में। इसी को बोला जाता है डीबीटी। और मुखिया को बोला कि सब आदमी का तुम खाता नंबर हमको लाओ, जिसका नहीं है तो खाता तुम खोलवाओ, जनधन में ही खोलवा, लेकिन खोलवाओ। पैसा कहाँ गया, सीधे गया। फिर भी मुखिया सब तेज है, नाम काटने का डर, हमेशा डर नहीं खाता है कि नाम काट देंगे बुढ़वा। हाँ, अब इसमें होता क्या है कि अब सरकार दिया, अब राम जी को बोलता कि तुम हमको हर महीने अपने पेंशन से 50 रुपया दो, नहीं तो तुमको हम नाम काट देंगे। बेचारा मजबूरी में पैसा क्या करता है, इसको देता है। इंदिरा आवास योजना का 2 लाख रुपया आता है ना, पहले मुखिया बहुत कमाया था। देखो कभी सोचियो कि मुखिया का सैलरी है मात्र 2500 रुपया, लेकिन मुखिया बनते ही अगला 1 महीना में वो क्या खरीद लेता है, स्कॉर्पियो एन खरीदता है। फॉर्च्यूनर तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर मुखिया लोग तो पहले पैसा वाला, अच्छा यादव जी हैं तब खरीदे होंगे, ठीक है। चलो, तो अब ये लाभ क्या होता है कि अब ये लाभ खत्म हो गया। अब लाभ किसको देता है, लाभू को दे दिएगा, चाहे कोई भी स्कीम हो। लेकिन इसमें भी पैसा क्या करता है, मुखिया मांग लेता है, नहीं देगा तो बोलेगा तब तो हम काम ही नहीं करने देंगे। तो लेकिन खैर वो वाला अपना टेंशन है। आपका तो डीबीटी हुआ ना, सरकार यह मान के चलती है कि हम पैसा किसको दे रहे हैं, लाभू को दे रहे हैं। इसकी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। और वास्तव में इससे जब बैंक में पैसा आएगा जाएगा तो बैंक का इंक्लूजन भी बहुत ज्यादा होगा, लोग अवेयर भी होंगे ये सब चीजों में। बड़ी उपलब्धि हुई डीबीटी का, समझ में आया। बिहार में बाबू यादवे और कोयरी दो कास्ट है, वही डेवलप कर रहा है ओबीसी में, और बाकी कोई कास्ट देखिएगा डेवलप नहीं कर रहा, वो घिस रहा है बेचारा वो, है ना।
कहे कि जितना यादव लोग स्ट्रगल पीरियड हो जाना सर। स्ट्रगल फेज है वो, जितना यादव देखिएगा बिहार का, चाहे पूर्णिया का हो, अररिया का हो, बक्सर का हो, पटना का हो, हर यादव के घर में तुमको सुपरस्टार मिलेगा, है ना। नाम रहेगा कुछ और लिखा रहेगा, हाँ फलनवा रंगीला, फलनवा ये वो, है ना। इतना ज़्यादा अश्लीलता फैला के रखा हुआ है वो लोग। हालांकि किसी कास्ट पे कंप्लेन करना अच्छी बात नहीं होती, हर लोगों का वही स्थिति है। हमारे बिहार में कहा जाता है, इंडिया मतलब लिटरेचर साहित्य में, कि सिनेमा हमारे समाज का दर्पण होता है। हम जो देखेंगे वही ऑब्जर्व करते हैं। देखिए हो ना, पहले के समय में जब प्रेम होता था नायक को नायिका से, तो नायिका हमेशा घूंघट में रहा करती थी, नायिका का चेहरा भी नायक नहीं देखता था। तो हमारे ज़माने में हमको याद नहीं है, हम लोग जब बड़े हुए हैं तब हमारी माता जी घूंघट को उठाना शुरू कर दी। हमको बचपन में याद है, पिताजी वहाँ बैठे होंगे फिर भी हमारी माता जी घूंघट में रहती थी। आपके ज़माने में भी हुआ है ना। और हमारी दादी जो थी बहुत पुराने ख्याल की थी, वो आज तक अपने मतलब जो आंचल था, मर गई बुढ़िया, अभी तक उनका मतलब माथा जो है ना, हमारे दादाजी पूरा नहीं देखे होंगे। हाँ नहीं देखे होंगे। तो ये उस समय में सिनेमा में था, पहले के प्रेम ऐसे ना होता था। अब देखती हो अब उस जमाने में कि भाई अब तो कूट देता है पत्नी प्रेमिका प्रेमी को। तो ये दर्पण खराब हो गया। तो बिहार में जब से कुछ कम्युनिटी के लोग यूट्यूब पे आए हैं, फ्री में चैनल बना के रखा हुआ है, तो ऐसा ऐसा वो लोग गाना बनाते हैं, ऐसा ऐसा दृश्य का फिल्मांकन करते हैं कि जो आप परिवार के साथ बैठ करके नहीं देख सकते हैं, है ना। समस्या ये है कि उसके लिए बार बार सरकार को, हालांकि क्या सब तो ऐसे ही है, सरकार को एक बिहार सेंसर बोर्ड लाना चाहिए, क्योंकि बिहार जितना गंदगी यूट्यूब में कहीं फैल भी नहीं रहा है। बाहर के लोग हैं वो लोग एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं लोगों को, और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अश्लीलता वाली बातें बोल करके लोग व्यू बढ़ाते हैं। और पब्लिक भी गधा है, पब्लिक उसी को देखना पसंद करता है ना। बोलती हो जी सर, हाँ पब्लिक ही उसको, कौन है नाम है पगली उसका, देखिए अगला होता है, हाँ महिला भी खूब मजा लेती है, गाने देखती है वो सब गाना। देखो वित्तीय रिसाव, देखिए वित्तीय रिसाव का मतलब होता है कि अगर कोई पैसा हमारे सरकार ने हमको भेजा, नागरिक को भेजा, तो अगर 400 भेजा तो कितना जाएगा मेरे पास में, 400 ही आता है, उसमें कमी पैसा नहीं, इसको बोलते हैं वित्तीय रिसाव। तो इस जनधन योजना के माध्यम से जो भी सरकारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, उसमें हमारे यहाँ वित्तीय रिसाव क्या हो गया है रवीना, कम हो गया हुआ है ना। क्या कुछ बोल रही हो नंदनी, अंजलि, आगे बढ़े। चलो अगला इसका उपलब्धि क्या है कि यह योजना आने के बाद में, वित्तीय रिसाव क्या बोलेंगे सर इंग्लिश में? फाइनेंशियल लीकेज और दूसरा वर्ड है, फाइनेंशियल लीकेज इसको बोलते हैं। हमको लगा आप इसको लिख लीजिएगा, इसलिए नहीं लिखे हैं। देखिए डिजिटल, हमारे यहाँ जब ये योजना आया था ना, तो हमारे यहाँ डिजिटल अवेयरनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिजिटल जागरूकता, और लिख लेंगे। हाँ यानी डिजिटल अवेयरनेस क्या हुआ हमारे यहाँ पर है। देखिएगा कि जनधन योजना आने के बाद में आपको भारत सरकार एक एटीएम कार्ड देता था, इसको बोलते थे रुपे कार्ड। क्या बोलते थे? रुपे कार्ड। तो इस रुपे कार्ड को भी आप एटीएम के माध्यम से यूज कर सकते थे, और इस रुपे कार्ड के माध्यम से आप अपने खाते को यूपीआई से, अब ने बंद कर दिया है, मतलब उपलब्धि तो हुआ ना, लोग यूज किया ना उसको। तो अब सरकार क्या किया, रुपे कार्ड के माध्यम से आप यूपीआई से क्या करते थे, अपने खाते को लिंक कर सकते थे। तो अब गांव में बैठा बैठा लोग भी क्या करता था, मोबाइल से अपना पैसा भेजता था, है ना। हमको याद है 2016-17 के आसपास में 2-3 सहेलियां जो हुआ करती थी ना, इस स्कीम को चेक करने के लिए एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करती थी। तुरंत नहीं होता, ये इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, है ना। तो ये टेस्टिंग भी बहुत अच्छा है कि लोग कम से कम अवेयर तो हुआ है कि हाँ अब यूपीआई हमारा चल रहा है। अब भाई आखिर हुआ ना, तो आधार कार्ड यूपीआई कब चला, जब तुम्हारे बैंक में खाता था तब ना चला, तो उपलब्धि इसका हुआ ना। जिसके पास बैंक में खाता नहीं थोड़ी ना खोल पाएगा, नहीं खोल पाएगा वो। ठीक है आगे बढ़े हम लोग। चलो तो ये इसका क्या है, इसका उपलब्धि है, समझ में आ गया। चलो बाकी अब इसकी थोड़ा समस्या लिखवाए थे, इसका समस्या देख लो।
समस्या। प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेज। देखिए सबसे पहला जो समस्या है ना कि जनधन खाता लोग खुलवा तो लिया, लेकिन वो क्या पड़ा हुआ है, अभी भी डेड पर, निष्क्रिय पड़ा हुआ है। यानी अधिकांश खाता कितना है, डेड अकाउंट है। यानी इसका जो रेशियो देखिएगा तो 36% खाता जो है वो क्या है राजा बाबू, डेड पड़ा हुआ है। जैसे हम ही दिल्ली में थे तो हम भी खाता खुलवाया था जनधन वाला, सोचे कि इंश्योरेंस मिल जाएगा, मन हो गया तो कम से कम पापा को मिलेगा ना पैसा 2 लाख रुपया, बोलेगा तो नहीं कि हाँ बेटा मेरा पैसा ही नलक निकल गया, कुछ देख के ही जाएंगे, इसलिए खुलवा दिए थे। बहुत लोग उसको खुलवाया था। अब खुलवा तो लिए, स्टेट बैंक का खाता था, सब काम उसी से होता था, खाली खुलवा लिए कि हाँ कुछ होगा इसमें, लेकिन अब ना पैसा निकाले ना उसमें जमा किए तो डेढ़ हो गया खाता वो। अब क्या हुआ कि अब हमारे जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे, सोचो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इकोनॉमी को समझते हैं कि खाता को का डेढ़ रखने का मतलब होता है कि सरकार पे एनपीए के प्रेशर को आगे बढ़ा देना। हम पढ़े लिखे होकर के भी ये गलती किए हैं, तो लोग अनपढ़ लोग कितना किया हुआ समझ रही हो, खाता खुलवा लिया छोड़ दिया हुआ है। और जब कभी कोई मरता था तो खाता लेके चल जाता था, देखिए हमारा लोग मर गया पैसा दे, लोग को सरकार को पैसा देना पड़ता था मजबूरी में, भाई अब स्कीम लाए हुए हैं। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी भी जनधन खाता लोग खुलवा तो लेते हैं मतलब उसको एक्टिव नहीं रख पाते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस जनधन खाते का ब्लैक मनी ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। 2014 में खुला था तो 14 लास्ट में, मतलब 15 के शुरुआत में, 14 लास्ट में जैसे खाता खुला तो जो मोबाइल दुकानदार हैं उस समय में, पहले मोबाइल का सिम आधार कार्ड से मिलता था, तो जो मोबाइल दुकानदार है उसके पास आधार कार्ड का फोटोकॉपी रहता था, तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी को मोबाइल दुकानदार बेच करके राजा बन गया। और वो खरीदा कौन, तो जो स्कैमर होता था, बड़ा बड़ा स्कैम करने वाला दिल्ली में जो बैठा बैठा लोग था कि जो ब्लैक मनी को फाइट करना होता था, उसको खाता आधार कार्ड दे लिया, उस पर वो खाता खुलवा दिया, फर्जी खाता, और करोड़ों रुपया वहाँ पर क्या किया, जमा कर दिया। हालांकि उसमें लिमिट था कुछ पैसा का, लेकिन वो कुछ सिस्टम बना था उसका अकाउंट का, पैसा सब ब्लैक मनी डाल करके उसको फाइट करना शुरू कर दिया। जब सरकार को पता चला कि इसमें ये भी मतलब गलत काम हो रहा है, तो सरकार उस दिए गए पता पर जब जाता तो आदमी का पता ही नहीं मिलता था। मतलब है कि हाँ फलाना जगह इसका घर है, जाते तो खाली वहाँ खेते मिलता था, कहाँ खोजेगा आदमी को। तो इसका यूज बहुत ज़्यादा क्या किसमें हुआ है, हमारे ब्लैक मनी के ट्रांसफर करने में इसका बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, यूज किया गया हुआ है। समझ में आया? चलिए आगे समस्या क्या होता है, आगे की समस्या होती है तकनीकी बाधा, यानी टेक्निकल इशू। अब ये तकनीकी बाधा क्या है समझिएगा। मान लो रबीना शहर में रहते हैं तो मोबाइल हमारा काम कर रहा था, शहर में रह जाता है उसका नेटवर्क नहीं पकड़ता, कभी क्लास छोड़ देता है बेचारा वो। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसको सोचो कि क्या इतना दिक्कत होगा नेटवर्क का। मान लो कि हम पैसा भेज दिए 500 रुपया अपने बच्चे को, नेटवर्क नहीं है, पैसा कहाँ फंस गया, बीच में ही फंस गया, वहां पैसा का उसके इमरजेंसी रहा होगा तो क्या करेगा बेचारा वो। तो नेटवर्क इशू होने के कारण, यानी आप ये कह सकते हैं कि तकनीकी बाधा होने के कारण इसमें लाखों रुपया क्या हो गया, फंसा रह गया। ना तो इसका सरकार समाशोधन किया और ना ही सरकार इसका बहुत ज्यादा रिमिटेंस किया, उसको वापस भी नहीं लौटाया। अभी भी जनधन खाते में करोड़ों लाख रुपया फंसा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको लेने वाला कोई है ही नहीं। ये एक टेक्निकल इशू है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला समस्या ये होता है कि खाते का दोहराव बहुत ज्यादा है। खाते का क्या है, दोहराव, यानी डबलेशन ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ नंदनी, हम कहाँ खाता खुलवा लिए, स्टेट बैंक में भी खुलवा लिए, पीएनबी में भी खुलवा लिए, यूको में भी खुलवा लिए, काहे लगी, तो मरेंगे तो सब बैंक से पैसा ले लेंगे, क्योंकि डाटा तो दोनों बैंक का अलग अलग होगा ना। स्टेट बैंक का अपना अलग सर्वर चलता है, पीएनबी का अलग सर्वर चलता है, एक ही व्यक्ति हम हैं, लेकिन हम अलग अलग बैंक में क्या करवा लिए, खाता खुलवा लिए। सरकार के पास आंकड़ा क्या आया रवीना कि 1 लाख आदमी खाता खुलवाया है, लेकिन वास्तव में आदमी कैगो था, आदमी तो कम में था ना, एक ही आदमी बार बार खाता खुलवाना शुरू कर दिया हुआ। तो खाता का दोहराव जो हुआ
इससे सरकार के पास में सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया, जिस कारण से वो इससे जुड़ी हुई अच्छी नीतियों को क्रियान्वयन करने में सरकार असफल रहा। अगला है बॉयकट ऑफ सम पॉपुलेशन, मतलब जमीन पर रहने वाले लोग का तो तुम खाता खोल दियो रबीना, कौन खोला? बैंक खोल दिया। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, बस्तर के जंगल में, चंपारण के जंगल में, तमिलनाडु के जंगल में, उनका अपने खाता ही नहीं खोला, वहां बैंकें नहीं है, बैंक कहां से खाता खोलेगा? तो आपका जब आप ये योजना लाएं तो आपको चाहिए कि भाई वहां वहां आप पहुंचिए जहां जहां बैंक नहीं पहुंचा है। लेकिन आपके अधिकांश कहां पर फोकस किए थे? शहरी में और ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन ग्रामीणों में भी तो भाई कोई पठार पर रह रहा है, कोई पहाड़ पर रह रहा है, कोई पठारी भाग में रह रहा है, वहां खाता कैसे पहुंचेगा? जैसे झारखंड में यदि आप जाइएगा तो झारखंड में जमीन तो ऊंचा नीचा है ना बहुत ज्यादा, तो ऐसा ऐसा झारखंड जिला है जहां पे तुमको बैंक मिलता ही नहीं है। चाहे तुम 5 मिनट 6 मिनट दूर तुमको चलना पड़े तो तुमको बैंक मिलेगा। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि अच्छा जगह में आप लोग पैदा हुए हैं, अच्छा जगह रह रहे हैं, सब कुछ फैसिलिटी मिलता तो है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पाता है बैंकिंग का। तो ये समस्याएं हैं कि आपने खाता तो खोला लेकिन कुछ आबादी का आपने बहिष्कार किया, यानी सरकार उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। खास करके जो हमारे मध्य भारत में आदिवासी लोग रहा करते थे उनका आपने किसी प्रकार का आंकड़ा ही नहीं दिया है, ना तो आरबीआई दिया है ना तो आपने दिया है। तो काहे का वित्तीय समावेशन भाई? आप एक आबादी को ले रहे, एक को आप छोड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको सबको लेके चलना होगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, हमारा चुनौती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। सर इसमें डेड अकाउंट 36% लिखे हैं सर, हाँ। और एक्टिव अकाउंट 67%। तो सर दोनों को मिलाएंगे तो 100 से पार हो जाएगा सर। अरे 36% जो लिखे हैं ना, इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसको 35 कर दीजिए और इसको लगभग में ऐसे कर दीजिए, हो गया। ये आंकड़ा थोड़े ऐसा है कि जो हम लिखे हैं या सरकार दिया फिक्स वही होता है। जहां आंकड़ा में कंफ्यूजन हो ना वहां लगभग का साइन लगा दीजिए आप। ओके सर, है ना। अब देखिए ये हो गया, आया समझ में। अब दूसरा बात क्या है कि इससे सबसे बड़ी समस्या क्या आया कि लैंगिक असमानता हो गया। सरकार के डाटा में क्या गया नंदनी कि महिला अधिक खाता खोला, उसको से डाटा चला गया। तो जब सेंसस होता है तो सेंसस में सबका डाटा का यूज करेगा ना। सेंसस में देखा कि भाई भारत का महिला अधिक हो गया, पुरुष क्या हो गया, कम हो गया। सेक्स रेशियो पर क्या अंतर पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा? वो पड़ जाएगा वो। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि बैलेंस में जितना जनसंख्या महिला का है उतना ही जनसंख्या पुरुषों के आधार पर आप क्या कीजिए, अपना खाता को खोलिए। कर्म नहीं किया सरकार ने, ठीक है। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं, समस्याएं हैं। हाँ, और इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या हो सकता है? उपाय यही हो सकता है कि जो निष्क्रिय खाता है उसको क्या कीजिए, बंद करके खत्म कर दीजिए, है ना। इसी को 22 वर्षा हम लोग कर देंगे, है ना। बाकी सरकार की नीतियां उसको चलाते चले जाए और निष्कर्ष जो होता है वो आप अपने हिसाब से फ्रेमिंग कर लीजिएगा। आया समझ में? तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक को देखा, उसका नोट्स हम आप लोगों को ऑनलाइन वाले को तो दे ही देंगे, बाकी हम इन वाले बच्चों को क्लास में आप लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले बच्चे को, किसी को?